करीब 230 पॉइंट की गिरावट के साथ इसमें निफ्टी कर रहा है कामकाज। 300 पॉइंट की गिरावट है। हालांकि इस गिरावट ने ना ही मंदी का ट्रिगर दे रहा है, ना ही इस तरह की गिरावट से आपको डरना घबराना चाहिए फिलहाल के लिए। हो सकता है भविष्य में आगे ऐसा हो कि ये गिरावट बड़ा रूप भी ले ले। इसी को समझने और समझाने के लिए आज हमारे साथ इंडिया चार्ट्स के फाउंडर रोहित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आपको याद है जब 24,000 आया था, 24,200 के आसपास था, तब एक बार आप हमारे चैनल पे आए थे तो मेरी आपसे बातचीत हुई थी। आपने कहा नहीं, स्टीम तो बहुत है। आपने ये भी बताया था कि कोई डाटा भी इंडिकेटर ऐसा नहीं है कि बाजार को रुकना चाहिए और बाजार अभी और भी चल सकता है। मेरे को एक एक वर्ड आपकी एक एक लाइन तक याद है जो हमारे इंडाइसिस पे चर्चा हुई थी, इंक्लूडिंग आपने बैंक निफ्टी के बारे में बताया था कि बैंक निफ्टी को शॉर्ट नहीं करना चाहिए। यू कैन गो, आप जाओ लॉन्ग या नहीं जाओ आपका टेक हो सकता है, बट डोंट गो शॉर्ट। आपने ये बात पॉइंट नोटिस करवाया था। सर, ज़रा मेरे को बताइएगा कि 25,000 की इंपॉर्टेंस कितनी है? इसके नीचे आने पर क्या यूएस अलॉन्ग विद द यूएस हम सेल ऑफ का ट्रिगर देख सकते हैं? और इसमें बैंक निफ्टी पे क्या करना है? सर, दोनों पे एक बार ज़रा बता दीजिए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। तो सी सबका आज का जो डर है वो यूएस मार्केट को लेके है। तो इसमें ये बता दूं कि यूएस का बाजार जो है वो पहले ही करेक्ट हो चुका है और सबसे ज्यादा करेक्शन वहां पे नैस्डैक मतलब टेक्नोलॉजी शेयर्स में आया है और उन्होंने काफी रिट्रेसमेंट दे दिया है। करीब 7-8 दिनों से 10 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि यूएस में नैस्डैक जो है गिर ही रहा था। तो कल का जो सेलिंग है उसमें नैस्डैक ने नया लो नहीं बनाया है, सिर्फ गिरावट आई है कुछ डेटा पॉइंट्स को लेके। इसलिए जो इस पे रिएक्शन है वो थोड़ा सा ओवर रिएक्शन लग रहा है एशिया में और कई अलग अलग बाजारों में। मुझे लग रहा है सॉर्ट ऑफ इसके ऊपर लोग इसको भूल जाएंगे एक आध दिन में, क्योंकि ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है कि वीक डेटा को लेके जेरेमी पावल इवेंचुअली अपने इंटरेस्ट रेट की दर कम करने वाले, वो चीज बाजार को ज्यादा इम्पैक्ट करेगी और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। तो इसलिए इस करेक्शन को हम लोग को देखना चाहिए कि लेना कहाँ पे है। तो निफ्टी पे मैं जब चर्चा करूँ, 25,000 का लेवल आपने बोला, इतना महत्व नहीं रखता है। जरूर एक राउंड नंबर जो है, राउंड नंबर्स पे कई बार बाजार एक आध बार रुकता है, हम लोग को तकलीफ देता है, सोचने पे मजबूर करता है कि सही है कि नहीं। बट ट्रेंड यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं हो रहा है। जो हमने बाउंस देखा बजट के लोज से, बजट के लोज के आसपास हम लोग 24,074 थे, वहां से ऊपर आए अराउंड 25,008 हाई बनाया। इसका 38% रिट्रेसमेंट करीब 24,700 के आसपास है। और मेरा मानना है कि 24,700 के नीचे शायद हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पे एक पैनिक लो बन रहा है और बन जाएगा शायद आज के दिन, और फिर अगले हफ्ते से वापस ऊपर की तरफ निफ्टी निकल निकल पड़ेगा। तो मेरे मेरे सेंस में 25,000 पार करके 25,700 तक जाने की अब उम्मीद है। आपने बैंक निफ्टी की बात करी। बैंक निफ्टी इनफैक्ट ज्यादा स्टेबल है आज, अगर हम लोग देखें दूसरे इंडाइसेस से। इसमें भी ओवरऑल बजट लो से जो ऊपर गया था, 61% तक का, 66% इनफैक्ट रिट्रेसमेंट हुआ है आज के बॉटम पे करीब 51,084 के आसपास। तो मेरे हिसाब से ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 51,084 होल्ड करेगा तो यहाँ से मुझे लग रहा है बैंकिंग में एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रैली आने की उम्मीद है। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल अगर हम लोग वैल्यूएशन चार्ट्स भी देखते हैं स्ट्राइक पे, तो वैल्यूएशन के जो जितने चार्ट्स हैं वो दिखा रहे हैं कि ये सेक्टर काफी सस्ता हो चुका है, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ है और परफॉर्मेंस करीब 1-1.5 साल से प्राइवेट सेक्टर बैंक स्पेशली में परफॉर्मेंस, प्राइस परफॉर्मेंस नहीं थी, अर्निंग्स ग्रोथ थी। तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन जो है कई सालों के रेंजेस के बॉटम पे है और कहीं ना कहीं ये वैल्यू बायर्स का इंटरेस्ट जगा रही है। कई फंड्स ने इनफैक्ट बाइंग भी शुरू कर दिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। तो मुझे लग रहा है कि ओके। बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल्स को लेके बैंक निफ्टी काफी यहाँ पे इम्प्रूव होगा यहाँ से। ठीक है, तो व्यू क्लियर है कि इन स्तरों पे आपको बिकवाली नहीं करनी है। अहम सपोर्ट के पास है निफ्टी 50, वहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे और साथ ही निफ्टी बैंक में से प्राइवेट बैंक्स में जो है आपको खास तौर से ध्यान रखना है। पर रोहित जी नमस्कार, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम देख रहे हैं कि बड़े इवेंट्स भी चले गए, थोड़ी वॉल्टिलिटी जरूर आई, पर फिर भी जो रफ्तार है वो बरकरार है ऊपर की तरफ। ऐसे में सेक्टर चर्निंग बहुत बार हमने होती हुई देखी है। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा रुझान बन रहा है? क्योंकि कई सारे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स जैसे कि एफएमसीजी, आईटी, इन सब ने पार्टिसिपेट तो किया, पर अभी थोड़ा सा वो कंसोलिडेशन के फेज में आ रहे हैं। पर नियर टू मीडियम टर्म में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे ट्रेडर्स को खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए और इन्वेस्टर्स को भी?
तो इंटरेस्टिंग सेक्टर्स में बोलूंगा, एक तो है फार्मा, जो कि होल्ड आउट कर रहा है, और इस तरह के माहौल में जहाँ पे कई बार नेगेटिव न्यूज फ्लो आ जाता है, फार्मा सेक्टर आउट परफॉर्म करता है, होल्ड आउट करता है, और वही चीज हम लोग देख रहे हैं। तो आई थिंक नया ही साइकिल है, क्योंकि कई जो छोटे छोटे फार्मा स्टॉक्स थे जो 1-1.5 साल से नहीं चल रहे थे, उनमें भी डेली वीकली मंथली डिग्री पे भी मोमेंटम पॉजिटिव हो चुका है। तो ट्रेडिंग ही नहीं बट इन्वेस्टर्स भी फार्मा सेक्टर को जरूर देखेंगे। दूसरा है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर और ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव में आता है। जैसे मैंने बोला कि इंटरेस्ट रेट के दर जो है वो धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करेंगे, और बॉन्ड डील्स में तो दिख ही रहा है, इंडियन 10 ईयर जीसेक में भी दिख रहा है। तो ऑटो सेक्टर आज जब गिरा है तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ऑटो इंडेक्स आ चुका है, विच इज़ अ गुड सपोर्ट। तो ऑटो सेक्टर भी यहाँ से मुझे लगता है नियर टर्म में ऊपर जा सकता है। पीएसयू बैंक्स जो कि काफी समय से कंसोलिडेट कर रहे हैं, और काफी रन अप हुआ था तो लोग कंसर्न्ड थे, बट इनका पूरा जो वीकली डिग्री पे मैं चार्ट्स देख रहा हूँ, कंसोलिडेशन लग रहा है कि पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स भी बाजार का साथ देने की तैयारी करेंगे, और इन पे भी ध्यान देना चाहिए। रोहित भाई, अभिषेक बोल रहा हूँ। सर जरा आप ये बताइए, मेटल सेक्टर जिसका कि ग्लोबल लिंकेज काफी ज्यादा है, चाइना पर डिपेंडेंस भी काफी ज्यादा है। हमने देखा था कि पिछले दिनों में थोड़ा रनअप आया था, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा प्रेशर बन रहा है। चाइना के डेटा भी खराब है, ग्लोबल माहौल भी खराब है। क्या इनसे दूर रहें या फिर आपको कोई सिल्वर लाइनिंग दिख रही है विद इन मेटल? नहीं, मेटल में जरूर सिल्वर लाइनिंग्स हैं, क्योंकि जब हम कमोडिटी प्राइसेस देखते हैं, उसमें थोड़ा बहुत एक प्रेशर पॉइंट बना हुआ था, क्योंकि बहुत ही बड़ा रनअप हुआ था। अगर आप देखें कि फर्स्ट क्वार्टर 2024 का कॉपर प्राइसेस ऑल टाइम हाई तक चले गए थे। अब वो रैली का 80% रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो काफी हद तक जो करेक्शन है अंडरलाइंग प्राइसेस में, वो हो गया है। हम लोग शायद लास्ट स्टेजेस में इसको कुछ दिन और दे दें, क्योंकि अगर कुछ और पेन बाकी है मेटल इंडेक्स में या मेटल स्टॉक्स में, तो 2-4 दिन दे के वो चीज़ भी शायद हो जाए, जितना भी डाउनसाइड है वो हो जाए। बट यहाँ से कहीं ना कहीं आप जरूर देखेंगे कि मेटल प्राइसेस रिकवर करेंगे, और उसके पीछे पीछे फिर मेटल स्टॉक्स भी परफॉर्म करेंगे जरूर। बस थोड़े थोड़े दिन और देखने की जरूरत है, और उससे शायद क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। जी रोहित सर, बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक पर आपसे मैं खास एक बार आपसे मैं राय जानना चाहूंगा। 1600 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया और फिर से बहुत स्मार्टली चल रहा है। कल के सत्र में सारे बैंक गिर रहे थे, एक्सिस बैंक को छोड़ के एचडीएफसी बैंक चल रहा था। आज सारे बैंक गिर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक फिर से 1.5% ऊपर है। क्या मौजूदा लेवल पर इसको अकुमुलेट करना चाहिए और आप टारगेट्स क्या देख रहे हैं? सी, मैं स्पेसिफिकली स्टॉक रिकमेंडेशन दे नहीं सकता, बिकॉज वी आर नॉट एडवाइजर्स। बट जो मैंने बात पहले कही, कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं, जैसे कि एचडीएफसी, उनके जब हम वैल्यूएशन चार्ट्स देखते हैं तो दे आर एट 10 ईयर लोज, मतलब 10 साल के लो पॉइंट पे हैं इनके वैल्यूएशन चार्ट्स, और इनकी जो मोमेंटम है वो वीकली और मंथली चार्ट्स पे भी पॉजिटिव होने लग गए। तो ध्यान देना जरूरी है। लेवल्स मैं जरूर नहीं बता सकता कि क्या होना चाहिए। ठीक है रोहित जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। देखिए, हम कैसे ना कैसे करके आपका समय ले ही लेते हैं, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा आपका ज़्यादा समय आपको आगे हमको मिलेगा, और जल्दी जल्दी आपसे मुलाकात होगी। सर थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने अच्छे नोट पे हमको वापस से गाइड किया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।